आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं केपलर्स की थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। यानी कि अगर एक प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, ठीक है, तो जो टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, दैट विल बी द टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दूं तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। यानी कि अगर ये प्लैनेट है और ये मेरे पास सन है तो इसके बीच का डिस्टेंस अभी ये है। जब ये प्लैनेट यहाँ पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस इतना होगा। तो दिस डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, ये चेंज होता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आर जो सिग्निफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है? मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, या इसको सेमी मेजर एक्सिस भी कहा जाता है। जैसा अगर देखा जाए, ये वाली मेरी मेजर एक्सिस, ये वाली मेरी माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का अगर मैं आधा ले लूं तो ये क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस। तो इसके लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इतना क्लियर है? तो इसके डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा कि अगर प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दी जाएगी बाय द एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू GMM/r²। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो प्लैनेट को घूमने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए वो ये फोर्स प्रोवाइड करेगी। यानी कि दिस फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंटीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। तो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? mv²/r। अब क्योंकि यही फोर्स हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पे दिस मास विल कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर का एक्सप्रेशन मेरे पास जो आया दैट विल बी GMR/r²। ठीक है, अभी कैंसिलेशन नहीं करते, एट द एंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी की अगर बात करें, क्लियर? तो पाथ जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं यहाँ पे? सर्कुलर। तो वेलोसिटी क्या होगी? 2πr/t। डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 2πr। और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा दैट विल बी द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्योंकि v का स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर करा, तो दिस विल बी 4π²r²/t²। इस चीज को उठा के मैंने v की जगह या v स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से सब्स्टिट्यूट करा हमने, टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बनाया तो कुछ ऐसा बना। यहां से आर कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²r³ Gm। 4 मेरे पास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। तो ये पूरे कांस्टेंट है, इसकी जगह मैंने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया, दैट इज के। इतना क्लियर है? इतना समझ आ गई बेटा? फिर हम लोग ने बात करी है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो इक्वल टू आता विद द कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन वापस आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, इक्वल टू और कांस्टेंट को कंबाइन करा तो प्रोपोर्शन का साइन वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या आया? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³, है ना? दिस वाज द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है बेटा, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।